हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं असुर सीज़न 2 को। सीज़न 2 में टोटल 8 एपिसोड हैं, तो इस वीडियो में मैं पहले 4 एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा और बाकी के 4 मैं आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जिसने भी मेरी असुर सीज़न 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं देखी है वो पहले उन वीडियोस को देख ले, उसके बाद वो इस वीडियो को देखे। सीजन 1 को मैंने 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया है। वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीजन 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत पास्ट से होती है, जहां पर शुभ अपने 3 साथियों को एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि जब महाभारत का अंत हुआ तो उसके बाद अर्जुन द्वारका वासियों को हस्तिनापुर ले जा रहे थे। रास्ते में लुटेरों ने अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन लुटेरों से लड़ने के लिए दिव्य शस्त्रों का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो दिव्य शस्त्रों को चलाने की विद्या भूल चुका था। इसी दौरान लुटेरे उन्हें लूट कर चले जाते हैं। अर्जुन इस घटना से बहुत परेशान होते हैं। फिर वो महर्षि वेद व्यास के पास जाते हैं। वेद व्यास अर्जुन को समझाते हैं कि जिस कार्य के लिए तुम्हें दिव्य शस्त्र दिए गए थे वो अब पूरा हो चुका है, इसीलिए अब समय आ चुका था कि उन्हें धरती छोड़कर परलोक से धार लेना चाहिए। इसी वजह से पांडव स्वर्ग आरोहण के लिए चले गए। ये कहानी सुनाने के बाद शुभ अपने 3 साथियों में से एक जगदीश को मार देता है और कहता है, जब व्यक्ति का कर्तव्य और उद्देश्य समाप्त हो जाता है तो उसके शरीर और अस्तित्व का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जिस महान कार्य को करने का लक्ष्य है उसमें जगदीश की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम दोनों की है। उसके बाद कहानी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि केसर को जेल से बाहर निकालने के लिए उसके फॉलोवर सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम कोर्ट में देखते हैं, जहां पर केसर का वकील जज से कहता है कि केसर पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। इनका पूरा केस सीबीआई ऑफिसर डीजे की गवाही पर बेस है, जो कि खुद मर्डर के चार्जेस झेल रहे हैं। हमारे बार बार कहने पर भी सीबीआई ने उन्हें क्रॉस एग्जामिन के लिए पेश नहीं किया है। रिप्लाई में शशांक कहता है कि डीजे की तबीयत ठीक नहीं है। जज शशांक को 7 दिनों का टाइम देते हैं। साथ ही वो कहते हैं अगर 7 दिनों में डीजे को नहीं पेश किया गया तो केसर को बेल मिल जाएगी। कोर्ट के बाहर शशांक केसर से कहता है, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जेल से बाहर नहीं आने दूंगा। रिप्लाई में केसर कहता है, आप मेरी चिंता छोड़िए, मुझे जहां होना चाहिए मैं वहीं पर हूं। आप इस दुनिया के बारे में सोचिए, क्योंकि जल्द ही युग परिवर्तन होने वाला है। दूसरी तरफ हम डीजे को देखते हैं, जो कि सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन चुका है, लेकिन यहाँ पर भी डीजे को शांति नहीं मिल रही थी। उसका अतीत उसे परेशान कर रहा था। इसी दौरान एक बच्चा डीजे को शांत करने की कोशिश करता है। इस बच्चे का नाम आनंद होता है, जो कि बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये शुभ की तरह एक स्पेशल चाइल्ड है। कहानी में आगे बढ़ते हैं तो हम निखिल को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी के मौत के गम में डिप्रेशन में जा चुका है। निखिल बात तब में खुदकुशी करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर नुसरत आ जाती है और उसे बचा लेती है। नुसरत निखिल को हौसला देती है और उसे समझाती है, जो हुआ उसे भूल जाओ, जो तुमने किया था वो आसान नहीं था। कहानी का सीन शिफ्ट होता है। हम एक नए ऑफिसर ईशानी को देखते हैं। लोलार्क ईशानी के मेंटर रह चुके थे। शशांक ईशानी को बताता है कि तुम्हें निखिल की टीम में रहकर काम करना है। ईशानी शशांक से कहती है, मुझे लगता है लोलार्क सर की मौत में रसूल का हाथ है, क्योंकि रसूल की स्टेटमेंट सबूतों के साथ इतनी ज्यादा मैच खा रही है कि मुझे रसूल पर शक है। शशांक इस बात को टाल देते हैं और कहते हैं तुम नैना पर फोकस करो। उसके बाद हम नैना को देखते हैं, जो स्वाति की लोकेशन ट्रैक कर रही थी। मैं आपको बता दूं, स्वाति वही मेड थी जिसने नैना की बेटी को जहर दिया था। इस समय स्वाति गायब थी। खैर, नैना स्वाति की लोकेशन ट्रैक कर रही थी। इसी दौरान नैना को एक वीडियो मिलता है। वीडियो में स्वाति एटीएम मशीन से कैश निकाल रही थी। फिर हम निखिल को देखते हैं, जहां पर शुभ ने उसे फिर से कोऑर्डिनेट्स भेजे थे। निखिल की पूरी टीम कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए एक आइस फैक्ट्री में पहुंचती है। यहां पर इन्हें एक डेड बॉडी मिलती है। अगले दिन ईशानी नैना से स्वाति के बारे में पूछती है, लेकिन नैना ईशानी को कुछ नहीं बताती है। फिर नैना निखिल से मिलती है और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि नैना निखिल के साथ खुश नहीं है और वो उसे तलाक देना चाहती है, क्योंकि नैना को लगता था कि निखिल की वजह से रिया की जान चली गई। कहानी में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं निखिल और नुसरत उसी डेड बॉडी की ऑटोप्सी करते हैं जो इन्हें आइस फैक्ट्री में मिली थी।
बॉडी के अंदर से एक वॉच मिलती है जिसमें आज की डेट और टाइम था। निखिल कहता है आज रात 9:05 पर शुभ कुछ करने वाला है। अगले दिन निखिल अपनी टीम को लेकर केसर के पास पहुंचता है, उससे इस वॉच के बारे में पूछता है। केसर इस वॉच को तोड़ देता है, इसमें एक छोटा सा रुद्राक्ष निकलता है। इस रुद्राक्ष को लेकर निखिल शशांक के पास जाता है, उन्हें बताता है कि शुभ ने एक बार मुझे एक कहानी सुनाई थी जिसमें शिव ने एक ही तीर से एक ही साथ असुरों के 3 महानगरों का विनाश कर दिया था। इसका मतलब शुभ आज एक साथ 3 अटैक करने वाला है। दूसरी तरफ हम डीजे को देखते हैं जिससे मिलने नैना आती है। नैना डीजे को बताती है कि उसे स्वाति की लोकेशन मिल चुकी है। रिप्लाई में डीजे नैना से कहता है अब मैं सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन चुका हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। डीजे की इस बात पर नैना को गुस्सा आ जाता है। वो डीजे से बहस करती है कि कैसे उसकी गलती की वजह से रिया की जान चली गई। फिर मूवी का सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं निखिल और नुसरत को डेड बॉडी में 3 टीथ मिलते हैं जो कि बॉडी के अंदर इम्प्लांट किए गए थे। इन टीथ को चेक करने पर इन्हें इंडिया की 3 डिफरेंट लोकेशन मिलती है। पहली लोकेशन मॉल की थी, दूसरी हॉस्पिटल के बाहर की थी और तीसरी लोकेशन घर की थी। निखिल समझ जाता है कि आज रात इन 3 जगहों पर शुभ कुछ करने वाला है। सीबीआई और पुलिस इन तीनों लोकेशन पर पहुंच जाती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। तभी अचानक से शुभ देश के सभी टीवी चैनल को हैक कर लेता है और वो कहता है अभी से 3 मिनट बाद 3 लोगों की मौत होने वाली है। जिस न्याय व्यवस्था और कानून पर तुम लोग इतना यकीन करते हो वो भी इन तीनों को नहीं बचा पाएंगे। आगे शुभ कहता है कलयुग में जीवन और मृत्यु की डोर सिर्फ कली के हाथ में है। टीवी पर डीजे भी शुभ की बातें सुन रहा होता है, लेकिन शुभ का चेहरा किसी को भी नहीं दिख रहा था। वीडियो पर बस शुभ का मार्क्स ही शो हो रहा था। जैसे ही 9:05 होते हैं 3 लोगों की मौत हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड 1 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत शुभ के पास्ट से होती है, जहां पर शुभ एक मेले में जाता है और इस मेले में साधुओं के बीच एक मुकाबला चल रहा था कि कौन सबसे बड़ा साधु है। शुभ अपनी बातों से इस मुकाबले को जीत जाता है। मुकाबला जीतने के बाद स्वामी विशुद्धानंद शुभ को अपने आश्रम में रहने के लिए जगह देते हैं। साथ ही वो शुभ को एक नया नाम देते हैं, सर्वानंद। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि डीजे नैना का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये दोनों स्वाति के घर पहुंचते हैं। डीजे स्वाति से शुभ के बारे में पूछता है। स्वाति कहती है वो उससे कभी नहीं मिली, उसकी बात शुभ से सिर्फ कॉल पर ही होती है। स्वाति की बातों से डीजे समझ जाता है कि शुभ ने इसका ब्रेन वॉश कर रखा है, इसीलिए डीजे स्वाति को टॉर्चर करता है। उसकी बॉडी में कई सारे इंसुलिन के इंजेक्शन लगाता है। इसी दौरान डीजे को शुभ का कॉल आता है। शुभ डीजे से कहता है ये सब करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम अपनी लाइफ में सब कुछ खो चुके हो, अपनी वाइफ, अपने दोस्त, और जब तक तुम सच्चाई का साथ देते रहोगे इसी तरीके से तुम्हारी हार होती रहेगी। यह सुनने के बाद डीजे एक चाकू से स्वाति का मर्डर कर देता है और शुभ से कहता है आज से तेरे हर सवाल का जवाब मैं ऐसे ही दूंगा। यह सुनने के बाद शुभ कॉल कट कर देता है। डीजे स्वाति की इंडेक्स फिंगर को कट करता है और उसके चेहरे पर शुभ का मार्क्स लगा देता है ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि यह काम भी शुभ का है। दूसरी तरफ हम टेंपल में देखते हैं जहां पर एक मॉन्क बेहोश हो जाता है और उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। तभी वहां पर आनंद आता है। आनंद उस मॉन्क को पानी पिलाता है, फिर वो मॉन्क पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। कहानी का सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं निखिल और नुसरत तीनों लोगों की डेड बॉडी की ऑटोप्सी करते हैं। ऑटोप्सी के दौरान इन्हें तीनों की डेड बॉडी में पेसमेकर मिलता है और इन तीनों की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान निखिल को पता चलता है कि शुभ ने इन तीनों के पेसमेकर को हैक किया, जिसकी वजह से इनका हार्ट बंद हो गया और फाइनली इनकी मौत हो गई। निखिल उन तीनों जगहों की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था जहां पर तीनों विक्टिम की मौत हुई थी, क्योंकि निखिल जानता था जिसने भी पेसमेकर को हैक किया होगा वो विक्टिम के आसपास ही होगा। ज्यादा दूरी से पेसमेकर को हैक करना इम्पॉसिबल है। खैर, सीसीटीवी कैमरे में निखिल को वो आदमी मिल जाता है जिसने डॉक्टर के पेसमेकर को हैक किया था। निखिल ईशानी से कहता है मुझे इस आदमी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। कहानी का सीन चेंज होता है। हम डीजे को देखते हैं जो कि शुभ के अतीत के बारे में जानने के लिए बनारस जाता है।
दूसरी तरफ निखिल स्वाति की डेड बॉडी को देखता है और कहता है ये मर्डर शुभ ने नहीं किया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम डीजे को देखते हैं। डीजे को पुलिस स्टेशन से शुभ की फाइल मिलती है। फाइल को चेक करने पर पता चलता है जिस रात जेल में आग लगी थी पुलिस को ऐसा लगता था कि 4 कैदी मारे गए हैं, जिसमें एक शुभ था, दूसरा जगदीश मुंडा, तीसरा बलवीर जुबैर एंड ओम पांडे। आगे फाइल को पढ़ने के बाद डीजे को पता चलता है जब जेल में आग लगी थी तो उस रात सिर्फ फायर ब्रिगेड के लिए ही जेल का दरवाजा खोला गया था। हो ना हो शुभ के साथी फायर ब्रिगेड के साथ ही भाग गए होंगे। डीजे जेल की एंट्री रजिस्टर को चेक करता है। वहाँ पर डीजे को एक आदमी का नाम बार बार दिख रहा था। उसका नाम था संतोष मुंडा, जो कि फायर ब्रिगेड में काम करता था और वो जगदीश मुंडा का भाई था। डीजे तुरंत जगदीश मुंडा की फोटो समर को सेंड करता है। अब मैं आपको बता दूं, समर डीजे के साथ ही काम कर रहा था। समर को इंटरनेट पर एक आर्टिकल मिलता है। जिस रात शुभ जेल से भागा था उस रात पुलिस को एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिलती है। जब डीजे उस डेड बॉडी की फोटो देखता है डीजे समझ जाता है कि यह जगदीश मुंडा की लाश है। उसके बाद डीजे संतोष मुंडा से मिलने जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था। डीजे को संतोष मुंडा से ज्यादा कुछ नहीं पता चलता है, बस संतोष मुंडा किसी गोपाल का नाम लेता है। उसके बाद डीजे को समर का कॉल आता है। समर डीजे से कहता है मैंने ओम पांडे की फोटो का एज प्रोग्रेशन किया तो पता चला कि ओम पांडे कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिसने निखिल को किडनैप किया था और आपके ऊपर जेल में हमला किया था, लेकिन ओम पांडे अब मर चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि शुभ के साथ जो 3 साथी भागे थे उनमें से 2 की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक साथी जिंदा है, वो है बलवीर जुबैर। इसी के साथ एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत भी अतीत से होती है। स्वामी विशुद्धानंद के मठ के लोग अचानक से एक एक करके मर रहे थे। स्वामी विशुद्धानंद चाहते थे कि शुभ उनके मठ को संभाले। शुभ विशुद्धानंद से कहता है कि मेरा जन्म किसी महान कार्य के लिए हुआ है, यह मठ मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। यह कहने के बाद शुभ विशुद्धानंद को जहर देके मार देता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। हम देखते हैं निखिल को एक औरत की लाश मिलती है। इस औरत का नाम शालिनी था। इसकी मौत 10 से 12 दिन पहले हुई थी। कुछ देर बाद ईशानी निखिल से कहती है कि मुझे लगता है लोलार्क सर की मौत में रसूल का हाथ है। निखिल इस बात को इग्नोर कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं असुर केस से सीबीआई को हटा दिया जाता है और इस केस को ईटीएफ को दे दिया जाता है। शशांक सबको कहता है आज से असुर केस पर ईटीएफ काम करेगी। करंट टीम को डिसमेंटल कर दिया जाएगा, उसके कुछ मेंबर ईटीएफ के साथ काम करेंगे। शशांक के इस फैसले से निखिल और उसकी टीम खुश नहीं थी। दूसरी तरफ हम आनंद को देखते हैं जो कि बस में सफर कर रहा था और अचानक से वो बस को रुकवा देता है। बस ड्राइवर आनंद से पूछता है क्या हुआ, तभी आगे रोड पर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। यह देखने के बाद बस के सभी पैसेंजर आनंद को चमत्कारी बच्चा समझने लगते हैं। धीरे धीरे आनंद के चमत्कारी किस्से सोशल मीडिया और टीवी चैनल पर फेमस हो रहे थे। खैर उसके बाद हम डीजे को देखते हैं जो कि स्वामी विशुद्धानंद के मठ में पहुंचता है। वहां पर पहुंचने के बाद डीजे को पता चलता है कि कुछ साल पहले अचानक से मठ के लगभग सभी लोग मारे गए थे। उसमें विशुद्धानंद की भी मौत हो गई थी, लेकिन सर्वानंद यानी शुभ बच गया था। कुछ समय बाद वो भी कहीं गायब हो गया था। आगे डीजे को पता चलता है सिर्फ एक अनुयायी जिंदा बची थी जिसका नाम वृंदा श्रीवास्तव है। फिर हम पॉल को देखते हैं। पॉल नुसरत से कहता है हमें कैसे भी केसर की बेल को रोकना होगा। नुसरत पॉल से पूछती है कैसे। रिप्लाई में पॉल कहता है हमें जो शालिनी की डेड बॉडी मिली है उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में मेंशन कर दो कि उसकी मौत 3 महीने पहले हुई है। आगे पॉल कहता है शालिनी की मौत में केसर का हाथ है, यह हम साबित कर देंगे। दूसरी तरफ हम निखिल को देखते हैं जो कि पॉल के फैसले से खुश नहीं था। फिर हम ईशानी को देखते हैं जो कि रसूल के ऊपर नजर रख रही थी। सही मौका देखकर ईशानी चुपके से रसूल के घर में घुस जाती है। घर के अंदर ईशानी को एक लाइटर मिलता है। लाइटर को चेक करने पर उसे पेन ड्राइव मिलता है। फिर ईशानी घर से बाहर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे रसूल मिल जाता है। रसूल ईशानी को चाय कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन ईशानी ऑफिस का बहाना करके वहां से चली जाती है। उसके बाद ईशानी लोलार्क की फाइल को अपने फ्रेंड को देती है
बुलेट वुंड एनालिसिस करवाने के लिए। ईशानी का फ्रेंड कहता है रिपोर्ट आने में 7 दिन का टाइम लगेगा। दूसरी तरफ नैना शुभ के सर्वर को हैक कर लेती है। सर्वर को चेक करने के बाद नैना को पता चलता है शुभ अश्वनी नक्षत्र वाले दिन बहुत बड़ा अटैक करने वाला है। इस इंफॉर्मेशन को डीजे शशांक को देता है। शशांक अपनी टीम से कहता है हमें एक टिप मिली है, आज से 7 दिन बाद अश्वनी नक्षत्र वाले दिन शुभ बहुत बड़ा अटैक करने वाला है। पूरी टीम अटैक को रोकने में लग जाती है। दूसरी तरफ हम नैना को देखते हैं जो कि बहुत परेशान थी क्योंकि नैना शुभ के सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रही थी। समर कहता है किसी ने शुभ के सर्वर का पासवर्ड चेंज कर दिया है जिसकी वजह से हम सर्वर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। आगे समर डीजे से कहता है अगर हमें शुभ के किसी फॉलोअर का फेशियल स्कैन मिल जाए तो हम सर्वर को फिर से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से कहानी का सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं केसर को बेल मिल चुकी है। दूसरी तरफ हम ईशानी को देखते हैं जो कि निखिल को रसूल की पेन ड्राइव दिखाती है। पेन ड्राइव में ईशानी की बहुत सारी फोटो और वीडियो थी। ईशानी निखिल से कहती है वो लोलार्क सर की बुलिस्टिक रिपोर्ट फिर से मंगवा रही है। रिप्लाई में निखिल कहता है इन सबको देखने के बाद रसूल पे शक करना बनता है लेकिन केस नहीं। अभी हमारे लिए इस अटैक को रोकना ज़रूरी है। आगे निखिल ईशानी से कहता है अगर तुम इतनी ही कॉन्फिडेंट हो तो एक बार बुलिस्टिक रिपोर्ट आ जाने दो। अगर तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। दूसरी तरफ पॉल कोर्ट से केसर का अरेस्ट वारंट लेकर केसर को अरेस्ट करने जाता है लेकिन केसर पॉल से बच निकलता है। आगे पहुंचते ही केसर को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। इसी के साथ एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत शुभ के अतीत से होती है। हम देखते हैं शुभ लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा था। उसके बगल में प्रोफेसर बैठे हुए थे जो कि बहुत परेशान थे क्योंकि वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहे थे और उन्हें उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। शुभ उस प्रोफेसर के पास जाता है और उनसे कहता है क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। रिप्लाई में प्रोफेसर शुभ से कुछ सवाल पूछते हैं जिसका जवाब शुभ बहुत अच्छे से देता है। उसके बाद प्रोफेसर शुभ को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। हम ईशानी को देखते हैं। कामनी ईशानी को रसूल का वीडियो दिखाती है। फिर कामनी ईशानी को फांसी पर लटका देती है जिससे ईशानी की मौत हो जाती है। उसके बाद ईटीएफ की पूरी टीम ईशानी की डेड बॉडी के पास पहुंचती है। इसी दौरान निखिल ईशानी की मौत का आरोप रसूल पर लगा रहा था। फिर कहानी का सीन चेंज होता है। हम देखते हैं केसर को किसी और ने नहीं बल्कि डीजे ने ही किडनैप किया था अपने दोस्त रणविजय के साथ मिलकर। डीजे केसर के फेस से शुभ का सर्वर अनलॉक कर देता है। फिर डीजे केसर को बहुत टॉर्चर करता है लेकिन केसर शुभ के बारे में कुछ नहीं बताता है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि डीजे शुभ को किसी भी हाल में पकड़ना चाहता है चाहे उसे बुराई के रास्ते पर ही क्यों न चलना पड़े। अचानक से शुभ नैना का कंप्यूटर हैक कर लेता है। शुभ कहता है वो केसर के काम से बहुत खुश है क्योंकि उसने अपना काम बहुत निष्ठापूर्वक से किया है, इसीलिए वो उसके जीवन को लौटा रहा है। साथ ही शुभ डीजे से कहता है तुम क्रोध को अपनी शक्ति मानने लगे हो, अगर इतनी ही शक्ति है तो तुम इस आदमी को बचाकर दिखाओ। शुभ एक आदमी की डिटेल नैना के कंप्यूटर पर सेंड करता है जिसका नाम हरिवंश होता है। रिप्लाई में डीजे कहता है इस आदमी का तो पता नहीं लेकिन तू नहीं बचेगा। इतना सुनने के बाद शुभ गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम आनंद को देखते हैं। उससे एक फैमिली हेल्प मांगती है क्योंकि उनका बच्चा खो गया था। आनंद उनके बच्चे को ढूंढ निकालता है। इस घटना के बाद आनंद और फेमस होने लगता है। फिर हम ईटीएफ को देखते हैं जो कि ईशानी के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी लेकिन उन्हें रसूल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। दूसरी तरफ डीजे हरिवंश की सारी डिटेल शशांक को सेंड कर देता है, यह जानते हुए भी कि हो सकता है रसूल शुभ के साथ मिला हुआ हो। फिर डीजे और उसकी टीम रसूल के फैमिली बैकग्राउंड को चेक करते हैं और उसके अतीत के बारे में भी पता करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन ईटीएफ हरिवंश को अरेस्ट करती है और उससे पूछताछ शुरू करती है लेकिन यहाँ पर ईटीएफ को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। उसके बाद डीजे वृंदा से मिलता है और उससे शुभ के बारे में पूछता है। वृंदा डीजे को बताती है कि शुभ हमेशा असुरों की बात करता था, वो असुरों को लेकर ऑब्सेस था। जाने से कुछ दिन पहले वो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि वो किसी प्रोफेसर से मिला था जो कि कुछ ऐसा बना रहे थे जो दुनिया बदल सकता था।
डीजे वृंदा से प्रोफेसर का नाम पूछता है, लेकिन उसे प्रोफेसर का नाम नहीं पता था। इसी दौरान डीजे को रणविजय का कॉल आता है। रणविजय डीजे को बताता है कि रसूल का स्कूल रिकॉर्ड और कॉलेज रिकॉर्ड में घर का एड्रेस डिफरेंट है। डीजे कहता है दोनों एड्रेस पर जाओ और चेक करो। रणविजय जब रसूल के घर के एड्रेस पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि रसूल और उसकी फैमिली आज से 10 साल पहले इंडिया छोड़कर दुबई जा चुकी है। जब रणविजय रसूल की फोटो उसके पड़ोसियों को दिखाता है तो वो कहते हैं ये रसूल नहीं है, ये कोई दूसरा आदमी है। फिर रणविजय डीजे को बताता है शुभ के साथ 3 लोग भागे थे, जिसमें जगदीश मुंडा और ओम पांडे की मौत हो चुकी है। अब सिर्फ एक ही आदमी बचता है, वो है बलवीर जुबैर। हो न हो ये रसूल बलवीर जुबैर ही है। ईटीएफ शालिनी की फ्रेंड से पूछताछ करती है और इसी दौरान ईटीएफ को पता चलता है शालिनी का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम अर्जुन भल्ला है। अर्जुन भल्ला बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इनफैक्ट वो इंडिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी है। खैर, पॉल अर्जुन भल्ला से मिलता है और उससे शालिनी के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर पॉल को कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लोलार की बुलेस्टिक रिपोर्ट आ चुकी थी। रिपोर्ट को चेक करने पर पता चलता है लोलार की मौत उसकी खुद की बंदूक से हुई थी, जबकि रसूल की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लोलार की मौत किलर के बंदूक से हुई थी। इसका मतलब रसूल झूठ बोल रहा था। कहानी का सीन शिफ्ट होता है। हम डीजे को देखते हैं जो कि बलवीर जुबैर की फैमिली से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। डीजे बलवीर जुबैर की फैमिली को रसूल की फोटो दिखाता है और वो तुरंत अपने बेटे बलवीर को पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है रसूल और कोई नहीं बल्कि बलवीर जुबैर ही है। खैर, डीजे शशांक से मिलता है और उनसे कहता है रसूल का मिलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आगे डीजे शशांक को सारी बात बताता है कि कैसे बलवीर जुबैर और रसूल एक ही आदमी हैं। यहाँ पर निखिल भी शशांक को बताता है कि लोलार की मौत मशीन गन से नहीं बल्कि उनकी खुद की बंदूक से हुई थी। इतना सुनने के बाद शशांक पॉल से कहते हैं रसूल को तुरंत अरेस्ट करो। ईटीएफ रसूल को अरेस्ट करने उसके घर पहुंचती है, लेकिन रसूल वहां से भाग चुका था। उसके बाद रसूल नुसरत को किडनैप करवाता है और एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने असुर सीजन 2 के 4 एपिसोड को एक्सप्लेन किया है। आने वाली वीडियो में मैं बाकी के 4 एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।